अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए ना, ये जो वेट स्टोन ब्रिज है ना, हम इसको थोड़ा-सा आज देख लेते हैं तो कल पोटेंशियोमीटर को देख लेंगे। इसमें होता ये है कि ये एक सर्किट है, आपके सामने है ये। अब इस सर्किट में क्या है कि ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं। ये जो 4 रजिस्टर लगे होते हैं ना, ये रजिस्टर फिर मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर का कोई सर्किट ले सकती हैं, जहाँ पे आपको पता है कि 4 चीज़ें लगी हुई हैं जो कि करंट को कंज़्यूम कर रही हैं। रजिस्टर यहाँ पे वो वाली है, यानी कि जैसे एक रजिस्टर है आपके पास बल्ब, दूसरा आपने पंखा लगा लिया, ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ पे जो ये जिसको उसने रजिस्टर नंबर एस कहा हुआ है ना, PQRS, तो इसमें से इन सारे रजिस्टर के नाम दिए हुए हैं ये जो रजिस्टर नंबर पी है उसकी रेजिस्टेंस को उसने पी कहा हुआ है, तो जो रजिस्टर नंबर क्यू है उसके रेजिस्टेंस को क्यू कहा हुआ है, एंड अप टू सो ऑन ऐसे वो जा रहा है। अब इसमें यह है कि इसमें ये जो रजिस्टर नंबर एस है ना, ये इसका सिंबल अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे ऐसा सिंबल है। इसका मतलब ये होता है कि ये रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल मीन कि जिसकी रेजिस्टेंस को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने एक रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि वो जब लाइट पड़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, याद है आपको? तो बिल्कुल वो भी एक वेरिएबल रजिस्टर था। इसी तरह से ये समझे कि ऐसा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी लेट्स सपोज आपके पास जो फ़ैन है ना, देखिए फ़ैन में वो एक नॉब होती है जिसको आप मतलब जब रोटेट कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा एक रजिस्टर है। तो अब इसमें से व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था और इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। उसने ये किया कि एक ब्रिज बनाया। ब्रिज मीन के इनके दरमियान में ऐसा एक सर्किट को यूं करके उसने जोड़ दिया ऐसे करके, और दरमियान में एक गैल्वानोमीटर लगाया। गैल्वानोमीटर मीन के जो कि करंट को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो ये देखें, ये करंट को इसने डिटेक्ट करने के लिए ये गैल्वानोमीटर लगाया। और अब ज़ाहिर सी बात है, इस पूरे सर्किट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक बैटरी तो चाहिए ही चाहिए ना। तो ये एक हमारे पास से बैटरी आ गई। तो लेट अस सपोज ये बैटरी का ये वाला टर्मिनल है ना, ये बड़ी वाली जो लाइन होती है ये होती है पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव को शो कर रही होती है। और ये जो है ना, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। और ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ गए यहाँ पे? अब नॉर्मली जो करंट होता है ना, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट, और उसी को हम मतलब यहाँ पे लेकर चलेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल के सामने ये पॉजिटिव चार्ज था। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा रिपेल, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से देखें इधर आएगा, यहाँ से यूँ आएगा। अब जब ये यहाँ पे पहुँचेगा ना पॉइंट ए पे, तो अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक पॉइंट आर की तरफ भी जा सकता है और फिर ये पी की तरफ भी जा सकता है। तो ये यही करेगा, आधा करंट यहाँ से इधर जाएगा और आधा करंट यहाँ से किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक हो गया? तो देखें दो रास्ते हो गए। तो इसलिए जो इस तरफ गया है पी की तरफ करंट, इस करंट को हमने नाम दिया हुआ है I1, और जो इस तरफ गया है इस करंट को हमने दिया हुआ है I2 का नाम। ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बैटरी अगर मेरे पास 10 वोल्ट की है ना, जो मैंने ये लगाई हुई है, लेट सपोज कि इसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो देखें यहाँ तक तो कोई लॉस नहीं हो रहा। यहाँ तक जो इसकी वोल्टेज पहुँची है वो कितनी है, 10 वोल्ट में पहुँची है पॉइंट ए पर। क्योंकि ये जो वायर थी, वायर पे वोल्टेज का मैं सपोज कर रहा हूँ कि लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि आइडियल वायर्स में यहाँ पे मैंने एज्यूम की हुई है। तो अब यहाँ पे 10 वोल्ट था। आप देखें कि ये जब वोल्टेज ये 10 वोल्ट, ये क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में शायद आपने कहीं पढ़ा हो जो वोल्टेज होती है ना वो सेम होती है। तो ये वोल्टेज जो इधर जाएगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे जब देखें इस रजिस्टर से जब ये वोल्टेज गुजरेगी तो जाहिर सी बात है वोल्टेज कंज्यूम होगी ना। रजिस्टर का काम ही लुटेरा है, यानी वोल्टेज को कम करेगा। तो कम करेगा तो इस जगह पे देखें कम होते हुए लेट अस सपोज कि इस जगह पे इसकी जो वोल्टेज पहुंची ना वो कितनी पहुंची, 5। ठीक हो गया? 5 मतलब इसकी वोल्टेज 5 तक पहुंची। और यही वो यहाँ से ये भी इधर गया और यहाँ तक जाते जाते इसकी वोल्टेज भी कितनी पहुंची, 5। इसको हमने इसे एडजस्ट करना है, ताकि देख ये मतलब होना ही ऐसे चाहिए कि वोल्टेज अगर यहाँ पे 5 है तो इस जगह पे भी क्या होना चाहिए, पॉइंट यानी कि बी और डी पर जो वोल्टेजेस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है, ये होता है वेरिएबल रजिस्टर। मैं आपको सपोज कर रहा हूँ ना, देखें कि अगर लेट अस सपोज के, क्योंकि रजिस्टर अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे शायद ये वोल्टेज को ज़्यादा कंज्यूम करे, ये कम कंज्यूम करे, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये वेरिएबल रजिस्टर है। इस वेरिएबल रजिस्टर्स के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो करंट इधर से इधर आ रहा था ना, यानी ये जो करंट यहाँ से I2 आया, फिर इधर से देखें एक ही रास्ता था इस तरफ, मतलब ये करंट यहाँ से इधर भी जा सकता है। तो ये जो इधर से इस तरफ गया, जो रजिस्टर नंबर S से गुजरा है,
उस करंट के साथ मैंने क्या किया है कि मैंने उसके साथ उस करंट को कहा है I4 है, और उस करंट को, वो करंट वही है जो I2 से गया है, वही I4 की तरफ गया है, यहाँ से ऊपर करंट नहीं गया है। वो क्यों नहीं गया है ये बाद में बताता हूँ आपको। इस करंट को अगर मैं लेट अस सपोज कि यहाँ से जो इधर गया है, फिर ये जो करंट I1 था और यहाँ से जो इधर गया है, इस करंट को मैंने क्या कहा हुआ है I3 करंट, ठीक हो गया, इस रजिस्टर से जो गुजरा है। लेट अस सपोज कि ऊपर वाली साइड पर जो करंट गुजरा है वो ज़्यादा गुजरा है, नीचे साइड पे कम गुजरा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं वोल्टेजेस को क्या कर लूँ, शुरू शुरू कर दूँगा, चेंज करना शुरू कर दूँगा। तो वोल्टेज को या इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा। तो देखिए ओहम लॉ क्या कहता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। जब मैं रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करूँगा तो लेट अस सपोज इस तरफ करंट कम आ रहा था, तो अब क्या होगा कि मैं करंट कम कर मतलब तो यानी करंट कम था, तो मैं क्या कर रहा था कि मैं अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया इस साइड पे, क्योंकि ये वेरिएबल थी। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो वोल्टेज ज़्यादा होते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगी, मतलब वही वोल्टेज आ जाएगी जो ऊपर वाली वोल्टेज थी। यानी ऊपर वाले सर्किट में जो वोल्टेज का लॉस हो रहा था वो अगर लेट अस सपोज 5 वोल्ट का हो रहा था, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि रेजिस्टेंस को ज़्यादा किया ताकि वोल्टेज लॉस क्या हो जाए, ज़्यादा, और 3 से यहाँ पे वापस कितना हो जाए, 5। तो अब देखिए नीचे भी 5 आ गया, ऊपर भी क्या हो गया, 5। तो वोल्टेज दोनों साइड पे सेम हो गई। अब ये देखें कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है ना इस साइड पे, तो इस साइड को जितना वोल्टेज का मतलब है धक्का लगाना, जितना कोई धक्का ऊपर से इधर लग रहा है, इतना ही धक्का देखिए 5 वोल्ट वो इधर से इधर लग रहा है, तो दोनों जगह पे जो धक्का लग रहा है वो क्या हो गया, सेम। अगर धक्का सेम हो गया, पुश यानी वोल्टेज सेम होगी, तो यानी ये ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस होगी तो तभी तो कोई चीज़ मूव कर सकती है ना। तो इधर जो चार्जेस अगर रेस्ट में होगी तो चार्जेस रेस्ट होगी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज शो होगी या जो करंट शो होगा इस गैल्वानोमीटर में वो क्या होगा, ज़ीरो। तो ये करंट ज़ीरो होने को ही हम नल डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं, या यही इसलिए इसको कहते हैं नल मेथड फॉर मेजरमेंट्स। तो ये करंट को ज़ीरो करने का ये एक तरीका था। अब हुआ ये कि अब इसके बाद हम थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं कि इसमें होता क्या है कि आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास ये जो रजिस्टर नंबर R1 था ना, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता थी, इसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, या आपके सर्किट में कोई बल्ब लगा हुआ है तो आपको नहीं पता चल रहा कि ये बल्ब कितनी वोल्टेज को लॉस कर रहा है, कितनी रेजिस्टेंस को खा रहा है, यानी इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कितना करंट खा रहा है, तो वो मेजर करने का ये तरीका है। तो और मतलब और कोई भी नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, लैब में हमारे पास कुछ सर्किट्स पड़े होते हैं, कोई एलईडीज़ वगैरह, तो हमें नहीं पता और ये होती है कि वो कितना उनकी रेजिस्टेंस है, यानी कितना वो लॉस करेगा हमारे करंट को, तो वो इस मेथड से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये जो आर मालूम करने के लिए मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ जाऊँगा। आप मुझे ये सब इस मैथमेटिकल डेरिवेशन का पहला स्टेप ये है ना कि आप ये मान सकती हैं कि इन दोनों के दरमियान पॉइंट ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है, लेट अस सपोज उस वोल्टेज डिफरेंस को मैं कह देता हूँ V1, ठीक हो गया, या V1 नहीं बल्कि मैं क्या ले लेता हूँ, क्योंकि VA to B है ना, तो मैं ले लेता हूँ VAB। वो एग्जैक्टली इतना ही होगा जितना VA और D होगा, यानी कि इन दो पॉइंट के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस और इन दो के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। आपके सामने सेम भी है, देखें 10 - 5 5 और 10 - 5 5, ठीक हो गया, ये सेम रहेगा तब ही जाके यहाँ पे करंट ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे करंट ज़ीरो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है। अब वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, देखिए वी का वोल्टेज का अभी ओहम लॉ ने बताया था, IR क्या होता है फार्मूला, आई, देखिए आई मतलब पहले मैं लेना चाह रहा था A से B ये वाला, इसका जो करंट है उसको मैंने आई नहीं कहा, चलो मैं लिख लेता हूँ IR, और यहाँ पे भी क्या होता है IR, ठीक हो गया। लेकिन अब ये देखिए कि ये जो AB था ना, इस A से लेकर B तक जो वो करंट था उसको आई नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था I1, और इसकी जो रेजिस्टेंस थी उसको मैंने क्या कहा था P, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ए से लेकर डी तक जो है, तो वो ए से लेकर डी तक जो डिफरेंस है वो क्या है कि उधर वहाँ पे जो करंट था उसको आई की जगह में क्या लिखूँगा, I2 कहा था, और इसकी रेजिस्टेंस को मैंने क्या कहा था R, ठीक हो गया, मतलब वो R ही कहा था तो वो R ही है। ये आपकी बुक पे जो इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है ये हमने यूँ बना ली। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या होगा कि हमारे पास अब एक ओहम ला, बिल्कुल यहाँ पे भी आगे ओहम ला ही लगाऊंगा। ओहम ला में ये मैंने एक इक्वेशन बना ली, तो ओहम ला ये कहता है कि V इज़ इक्वल टू IR। अब यहाँ से मैं अगर I की वैल्यू निकालूँ तो I क्या हो जाएगा, V/R, यानी ये R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये आ गया, मैं लेट अस सपोज कि यहाँ पे I1 निकालना चाहता हूँ, तो देखिए कि मैं I की जगह में क्या लिखूँगा, I1,
वोल्टेज की जगह, वोल्टेज मीन धक्का, धक्का इस चार्जेस को किसने दिया है? वो धक्का तो दिया है बैटरी ने, और बैटरी के धक्के को मैंने उस दिन आपको पहले भी पढ़ाया था, ईएमएफ कहते हैं। और यहाँ से वो उसको कैसे लिख रहा है? ई के साथ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ई, ठीक हो गया, इज डिवाइडेड बाई। अब बच्चा देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मीन कि मैं कौन I1 की बात कर रहा हूँ ना। I1 पहली तो बात ये देखें कि जो ये वाला पाथ था ना, इस पाथ में करंट जो इधर से इधर गया और फिर करंट इधर से इधर गया, तो ये जो इस पाथ में करंट इधर से नीचे नहीं जा सकता, ठीक हो गया। तो ये करंट इधर से इधर गया है और इधर से इधर गया है, तो इस पूरे पाथ में फिर इधर से ये वापस इधर आया है, तो इस पूरे पाथ में उसको कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी? एक पी फेस करनी पड़ी, फिर कितनी फेस करनी पड़ी? क्यू। मेरी बात समझिए, दो रेजिस्टेंस इस पूरे पाथ में उसको फेस करनी पड़ी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पी प्लस के लिखूंगा क्यू, यानी ये रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे दो, जो मैं लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे क्या है कि जो रेजिस्टेंस है ना आर, वो क्या है? पी प्लस से क्यू का मजमूआ है। यहाँ तक समझ गई हैं आप? अब मैं आप ये देखें कि इसको आपकी बुक वाला इक्वेशन नंबर क्या दे रहा है? 2 का नाम दे रहा है। अब और ये I1 निकाला है, और अब तो आप देखिए ना, बिल्कुल सीधी तरह आप कह सकते हैं कि I1 और I3 हर हाल में इक्वल होंगे, क्योंकि करंट देखें इधर से आया इधर गया, और इधर से ये करंट किधर चला गया? सॉरी, ये कि यहाँ से करंट इधर गया और इधर से किधर चला गया? ए से। तो देखें जो करंट यहाँ, जो चार्ज, लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया और यही इलेक्ट्रॉन इधर से किधर गया? इधर चला गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक ही पाथ था, तो इसका मतलब है जो करंट इधर से गुजरा होगा वही करंट इधर से गुजरा होगा, यानी कि करंट, मतलब देखें ना, करंट को कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिला। करंट तो होता है ना फ्लो ऑफ चार्जेस, तो ये चार्ज अगर यहाँ से मूव किया करके इधर गया है, तो इधर से ही मूव करके इधर ही आएगा ना, तो दोनों में से करंट सेम रहेगा। तो I1 और I3 का करंट क्या होगा? सेम, ठीक हो क्या? अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि I2 करंट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो I2 देखेंगे क्या होगा कि I2 इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ओहम लॉ को आप यहाँ पे भी लगाएंगे। ओहम लॉ को जब लगाएंगे तो देखें वही इक्वेशन है E ओवर, लेकिन I2 कौन सा वाला करंट है कि जो करंट ने ये दूसरा पाथ इख्तियार किया था। इस पूरे पाथ में इस करंट को कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी? एक ये R, और एक कितनी फेस करनी पड़ी? S। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? R प्लस से एस, यानी वही इक्वेशन है। देखें सिर्फ उसमें ईएमएफ भी वही, बैटरी ने धक्का दिया है, यानी जो इधर गया है करंट या इधर गया है, धक्का तो इसी ने दिया है ना, तो इसलिए इधर भी लिखा ई, और रेजिस्टेंस यहाँ पे आर प्लस एस हो गई, यानी बिल्कुल सिमिलरली यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ये बिल्कुल जैसे इक्वेशन नंबर 2 बनाई है ना, तो इसी तरह से ये भी बनाई है। तो ये पॉइंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और जो I2 होगा ये तो अब आप बता सकती हैं कि वही I4 होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट इधर से इधर जाएगा वही करंट इधर से इधर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई और पाथ ही मौजूद है नहीं है। ठीक हो गया यहाँ तक के? तो अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें आगे चलें, तो अब आप देखें कि आपके पास से इसके बाद वो कह रहा है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 है ना, इनको आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में इस 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो 1 में पुट करने का तरीका क्या है कि देखिए I1, मैंने पहले इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? I1, तो I1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? E इंटू पी प्लस क्यू। तो देखिए E इंटू पी प्लस क्यू पुट किया, और इसमें देखें साथ एक और चीज़ थी, I1 के साथ P मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा? P को मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या है इनके दोनों के दरमियान इक्वल टू, तो I2 की अभी वैल्यू निकाली है, E ओवर क्या निकाली है? R प्लस से S, और साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर लूँगा? R, क्योंकि ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब ये दो इक्वेशंस में से I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, और I2 की वैल्यू उठा के मैंने कहाँ पे पुट कर ली? यहाँ। बकाया P और R देखें उन दोनों के साथ थे, वो मैंने ऐसा ही रख लिए, उनको मैंने छेड़ा नहीं है। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक हो क्या? अब यहाँ से थोड़ी सी वो कुछ कैंसिलेशन करेगा। वो कैंसिलेशन ये है कि ये ई और ये ई क्या हो जाएगा? कैंसिल है। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी? P ओवर P प्लस क्यू इज़ इक्वल टू R ओवर क्या होगा? R प्लस से S। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हमने एक किसकी वैल्यू निकालनी थी? R की, क्योंकि ये R रेजिस्टेंस मेरे पास अननोन थी। तो वो निकालने के लिए मेरे पास क्या तरीका है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? P इंटू आर प्लस एस इज़ इक्वल टू क्या होगा? R इंटू पी प्लस क्यू। इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? देखें P R प्लस क्या हो जाएगा? P S,